गांव था जिसका नाम था काशीपुर। वह गांव चारों तरफ से पेड़ पौधों से घिरा हुआ था और उसी गांव में हरीलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था, जो कि अपने पत्नी और अपने 2 बेटों के साथ रहता था। शारदा, हमारे दोनों बेटे बड़े हो चुके हैं और अब हमें उनकी शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि जब उनकी अपनी अपनी पत्नी हो जाएगी तो वह दोनों अपना घर बसा लेंगे। हम लोगों का क्या है, आज है तो कल नहीं भी हो सकते हैं। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि हम लोग अपने बेटों की शादी कर दें। और वैसे भी हमारे दोनों बेटे पढ़े लिखे नहीं हैं। गरीबी ने हम लोगों को इस तरह तोड़ दिया था, जिसके कारण हमने अपने बेटों को पढ़ा नहीं पाया। और अगर उनकी शादी के लिए कहीं रिश्ते मिल जाएं, तो जरूर कर दो। आप आज ही जाओ और दलाल जी से बात करके आओ, शायद उनके पास कोई आया हो। ठीक है शारदा, फिर मैं अभी डाबर दलाल जी के पास जाता हूँ और बेटों की शादी के बारे में बात करता हूँ। हरीलाल डाबर दलाल के पास जाता है और अपने बेटे रघु और बिरजू की शादी के बारे में बात करता है। आओ आओ भाई हरीलाल, और क्या हाल है? और इतनी सुबह सुबह तुम मुझे दर्शन देने के लिए कैसे निकल आए हो? मैं आपकी किस रूप में सहायता कर सकता हूँ? मेरा हाल तो बहुत अच्छा है डाबर दलाल भाई, और तुम मेरी सहायता जरूर करना। इसीलिए तो मैं यहाँ तुम्हारे पास चलकर आया हूँ। देखो, मेरे दोनों बेटे बड़े हो चुके हैं और मैं दोनों बेटों की शादी एक साथ करना चाहता हूँ। अगर तुम्हारी नजर में कोई रिश्ता आया हो तो वह बता दो, या फिर आप कहीं अब तलाश करना कि कोई अपनी बेटी की शादी करना चाहता है और मेरे बेटों से करेगा क्या? ओ, तो आप अपने बेटों की शादी करना चाहते हो? हाँ, अच्छा भी है, दोनों की शादी कर दो। वैसे भी आपकी उम्र भी बहुत हो चुकी है। और हाँ, 2 दिन पहले एक रिश्ता आया था। वह मुझसे कह रहे थे कि मेरी एक बेटी है और मैं उसकी शादी करना चाहता हूं। और दूसरे गांव का भी एक रिश्ता आया था, वह भी कह रहे थे कि मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूं। मैं तो कहता हूं कि उधर दोनों की एक एक बेटी है और इधर तुम्हारे दोनों बेटे हैं, तो उनकी बेटियों से तुम अपने बेटों की शादी कर दो। हाँ भाई, यह रिश्ते तो बहुत अच्छे मिल रहे हैं, मौके पर मौके। लेकिन क्या वह हम जैसे गरीबों के यहाँ शादी करेंगे? आपने उनसे पूछा था कि क्या वह गरीब का बेटा हो या अमीर का, तो वह किसके साथ शादी करेंगे? भाई तुम बेफिक्र रहो। उन्होंने कहा है कि उन्हें अमीरी और गरीबी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उधर का एक रिश्ता ज्यादा अमीर है और एक रिश्ता कुछ काम है। लेकिन उन्हें एक अच्छे स्वभाव के लड़के चाहिए और तुम्हारे दोनों बेटे भी अच्छे स्वभाव के हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वह इस शादी को कैंसिल करेंगे। मैं आज ही उनके पास जाऊंगा और उन्हें बता दूंगा कि लड़के मिल चुके हैं, और तुम भी बस अब शादी की तैयारी करो जाकर। अब हरीलाल बहुत खुश था, क्योंकि उसको रिश्ते मिल गए थे और अब उसके बेटों की शादी हो जाएगी। हरीलाल घर जाता है और सारी बात अपनी पत्नी को बताने लगता है। देखो शारदा, हर रिश्ता तो दोनों बेटों के लिए मिल गया है, लेकिन बात कुछ ऐसी है कि उसमें से एक रिश्ता अमीर घर से है और एक रिश्ता कुछ गरीब घर से। लेकिन अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि किस बेटे की शादी अमीर घर वाले रिश्ते से कराई जाए और किस बेटे की शादी गरीब घर वाले रिश्ते से कराई जाए। देखो, हमारे दोनों बेटे जुड़वा है। दोनों में बड़े और छोटे होने का अंतर सिर्फ 1 घंटे का है, लेकिन दोनों में फर्क बहुत बड़ा है, क्योंकि हमारा बड़ा वाला बेटा बहुत समझदार है। वह हर परिस्थिति को समझता है और उससे निकलने की भी दम रखता है। लेकिन हमारा छोटा वाला बेटा कुछ काम समझदार है और उसमें थोड़ा बहुत लालच भी है, और वह सब परिस्थिति को नहीं समझता है। इसीलिए अमीर घर वाला रिश्ता छोटे बेटे के लिए और गरीब घर वाला रिश्ता बड़े बेटे के लिए अच्छा रहेगा। और आपको क्या सही लगता है? आप अपनी राय मुझे दो। देखो शारदा, तुमने जो कहा है बिल्कुल ठीक कहा है, और मेरी राय भी यही है कि अमीर घर वाला रिश्ता छोटे बेटे के लिए और गरीब घर वाला रिश्ता बड़े बेटे के लिए ही सही रहेगा। अब तुम दोनों बेटों को बता दो जाकर कि उनकी शादी तय हो गई है और कुछ दिनों में
उन दोनों की शादी भी हो। शारदा खुशी खुशी अपने बेटे के पास जाती है और उनसे कहती है, देखो मेरे दोनों लाडले बेटों, तुम दोनों की मैंने और तुम्हारे बाबूजी ने शादी तय कर दी है। बस कुछ दिनों में तुम लोगों की शादी हो जाएगी। फिर तुम लोग अपना अपना परिवार बना लेना और कभी एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा मत करना। ठीक है माँ जी, हम दोनों भाई आपस में मिलजुल कर रहेंगे और कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि आज तक मैंने अपने छोटे भाई को कुछ नहीं कहा है। लेकिन हम दोनों को देखकर कोई मुझे बड़ा नहीं बताया, बल्कि मेरे छोटे भाई को बड़ा बताएगा। लेकिन मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है। बेशक मेरा छोटा भाई मुझे बड़ा लग रहा है, लेकिन हर मुश्किल में मैं उसका साथ और वह मेरा साथ देगा। कुछ दिन में दोनों बेटों की शादी हो जाती है। रघु की पत्नी का नाम कुंती था और बिरजू की पत्नी का नाम गौरी था। दोनों बेहद खूबसूरत थी। उस गांव में एक प्रथा सदियों से चली आ रही थी कि जिस घर में सब लोगों की शादियां हो जाती है तो उस घर में से बूढ़े लोग यानी उनके माता पिता उस घर को छोड़कर चले जाते हैं और उनके बेटे एवं बेटियों कोई उन्हें नहीं रोक सकते, क्योंकि यह एक ऐसी प्रथा सभी थी और आज भी मौजूद है। चलो शारदा, अब हम इस घर को छोड़कर कहीं और चलते हैं और कहीं वृद्ध आश्रम मिल जाएगा तो वहां हम लोग बस जाएंगे, और यदि कहीं कोई ऐसी जगह नहीं मिली तो हम लोग एक जंगल में कुटिया बनाकर रहने लगेंगे। हाँ जी, चलो चलते हैं। मैं अपने बेटे और बहुओं को छोड़कर जाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मजबूरन हम लोगों को जाना पड़ेगा। पता नहीं किसने यह प्रथा इस गांव में चलाई है, और अगर हम लोग इसका विरोध करें, मतलब यही रहे, तो हम लोगों को कुछ नहीं होगा, बल्कि हमारे घर में एक जोड़ी फूट जाएगी जाने की। या तो हमारा एक लड़का मर जाएगा या फिर एक बहू मर जाएगी। इसीलिए हम यहाँ नहीं रुकेंगे और अभी यहाँ से चलते हैं। हाँ शारदा, अगर सब लोग जीवित रहे तो कहीं ना कहीं एक दो बार एक दूसरे को देख ही लेंगे, और अगर कोई मर जाएगा तो फिर हम उसे कभी नहीं मिल सकते। इसीलिए हम सबकी भलाई इसी में है कि हम दोनों यहाँ से चलते हैं। अब शारदा, यहाँ 1 मिनट भी मत रुको और चुपचाप चलो। दोनों पति पत्नी बिना पीछे मुड़े चुपचाप सामने की ओर बड़े दुखी मन से चले जाते हैं। बिरजू की पत्नी बहुत ज्यादा धन दौलत अपने मायके से लाई थी और रघु की पत्नी ज्यादा कुछ नहीं ला सकी। एक दिन चिढ़ाने के लिए गौरी कुंती से कहती है, अरे कुंती दीदी, देखो बहुत ज्यादा दौलत ले आई हूँ और अभी मेरी शादी को कुछ दिन ही हुए हैं, और इतने दिनों में ही मेरे पति ने मेरे लिए एक सोने का हार लिया है जो बहुत ही ज्यादा पैसों का, और आपके पति ने आपको अभी तक कुछ भी नहीं लिया है। अरे बधाई हो गौरी, तुम्हें तुम्हारे पति ने जो सोने का हार ले दिया है। यह सच है कि मेरे पति ने अभी तक मेरे लिए कुछ भी नहीं खरीदा है, क्योंकि वह कह रहे थे अभी उनके पास पैसे नहीं हैं, और जब फसल तैयार होगी तब उसे ही बेचकर कुछ न पूछो, जेवर तुम्हारे लिए खरीद दूंगा, इसीलिए वह बाद में खरीदेंगे। अरे ये सब तो बकवास है। वह तुम्हारे लिए तुम्हें कुछ नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास फूटी कौड़ी तक नहीं होगी, और जैसा हार मेरा है वैसा तो तुम कभी देख तक नहीं पाओगी। तुम्हारे पति तुम्हारे लिए वैसा हार कभी ले भी नहीं पाएंगे। अरे तुम्हारी औकात ही भी है उस हार को पहनने की। गौरी कुंती का बहुत मजाक उड़ाती है और उसे अपने से नीचे दिखाने की कोशिश करती है, और गौरी की बातों का कुंती को बहुत बुरा लगता है और वह चुपचाप वहां से चली जाती है। इधर बिरजू अपने भाई से कहता है, देखो भाई, मेरे खेत में अभी भी गीली मिट्टी निकल रही है, लेकिन तुम्हारे खेत में सूखी मिट्टी निकाल रही है। इससे यह साफ साफ पता चलता है कि इस बार मुझे तुमसे बहुत ज्यादा फसल मिलने वाली है और तुम्हें इस बार बहुत कम फसल मिलेगी। हाँ भाई, ये सच है कि तुम्हारे खेत में गली और मेरे खेत में सूखी मिट्टी निकल रही है, लेकिन यह सच नहीं है कि किसको कितनी फसल मिलेगी, क्योंकि यह सब मेहनत और किस्मत की बात होती है। जो भी ज्यादा मेहनत करेगा उसको ज्यादा फसल मिलेगी, और जो कम मेहनत करेगा उसको कम फसल मिलेगी।
और अगर कहीं भगवान की बद्दुआ से कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए तो चाहे किसी ने कितनी भी मेहनत की हो और चाहे किसी ने कुछ भी मेहनत ना की हो, लेकिन उसमें फसल किसी को नहीं मिल पाएगी। और अगर किसी ने अपनी फसल को काट लिया, प्राकृतिक आपदा आ गई, तब तो मेहनत करने वाले को उसका फल मिल ही जाएगा। अरे हाँ हाँ, इन झूठे दिलासों से तुम खुद को ही समझा सकते हो, लेकिन मुझे तो पूरा भरोसा है कि इस बार मुझे बहुत अच्छी फसल मिलेगी और कोई प्राकृतिक आपदा भी नहीं आएगी। तुमने इतनी बातें कही हैं भाई, इसे मेरा सर दर्द करने लगा है। चलो आप अपने अपने काम में लग जाओ। बिरजू अपने खेत में खुदाई करने लगता है और रघु भी अपने खेत में खुदाई करने लगता है। शाम होने पर रघु एक मंदिर के सामने खड़े होकर भगवान से प्रार्थना करते हुए दुआएं मांगता है। हे भगवान, मैं तेरा परम भक्त हूं और बरसों से मैं तुझसे दुआएं मांगते हुए आया हूं और अपने दुआओं में मुझे बहुत कुछ दिया है, और इस बार फिर से मैं आपसे दुआ मांगता हूं। और दुआ में यह है कि आप इस बार मेरी और मेरे गांव के सभी किसानों की फसल अच्छी कर देना, ताकि सब लोग खुशी खुशी अपना जीवन बिता सके। पास ही कुछ दूरी पर खड़ा बिरजू उसको ऐसी दुआएं मांगता देखकर खुद से हंसते हुए कहता है, मेरा बड़ा भाई भी न कितना बड़ा मूर्ख है कि पत्थरों से दुआएं मांग रहा है और माना कि यह पत्थर इसकी मदद करेंगे, लेकिन यह तो सबके लिए दुआ मांग रहा है। अगर इसकी जगह मैं होता तो मैं सिर्फ खुद के लिए दुआ मांगता और दुआ में धन दौलत मांगता, लेकिन मुझे कुछ भी इन पत्थरों से मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह मेरी कुछ मदद नहीं कर सकते हैं। हे भगवान, तू मुझ पर अपनी इतनी दया बनाए रखने की किसी भी इंसान को मुझे कभी भी कोई तकलीफ ना हो, और अगर उसे मुझसे तकलीफ हो तो आप स्वप्न में आकर मुझे सब कुछ बता देना, जिससे मैं उसके पास से दूर चला जाऊंगा और वह अपना जीवन खुशी से व्यतीत कर ले। आ गए जी, आपने बहुत मेहनत की होगी तो आप थक गए होंगे, अब आप कुछ देर आराम कर लो। कुछ दिन बाद दोनों भाइयों की फसल बहुत अच्छी तैयार हो जाती है। अरे कुंती, भगवान की दुआ से हमारी फसल बहुत अच्छी तैयार हुई है। आज से पहले कभी भी हमारी फसल इतनी अच्छी तैयार नहीं हुई, तो इस बार मैं भगवान को 2 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, ताकि हमारी फसल को किसी की नजर न लगे और हमारे खेत में हमेशा ऐसे ही फसल होती है। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि आज से पहले कभी भी ऐसी फसल नहीं हुई है, और अब जल्दी से उसे फसल को काट लेना, ताकि कहीं कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए तो फसल किसी की भी खराब ना हो। मैं तो यह चाहती हूँ कि भगवान यहाँ प्राकृतिक आपदा बिल्कुल भी मत आने दे, क्योंकि हर पंचवर्षीय फसल में प्राकृतिक आपदा आ ही जाती है और मुझे किसी गहनों का कोई लालच नहीं है। और मेरे लिए आप कोई गहना लेना भी मत। पहले हम लोग अपनी स्थिति को संभालेंगे, उसके बाद शौक करेंगे, लेकिन ऐसी शौक नहीं करेंगे कि हमें आगे चलकर कभी किसी चीज की तकलीफ हो। हाँ कुंती, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, और मैं भी तुम्हारी भावनाओं को समझ रहा हूं, क्योंकि मुझे बाद में पता चला था कि गौरी ने तुमसे अपने हार की बात की थी और तुम्हें चिढ़ाया भी था। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए भी कुछ ना कुछ लूंगा और तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। बस समय समय की बात है। अब हमें जा रहा हूं फसल को काटने के लिए। इधर गौरी अपने पति बिरजू से कहती है, अरे जी, हमारी फसल बहुत अच्छी तैयार हुई है और मैं कहती हूँ कि आप अब फसल को काट लो जाकर, क्योंकि तुम्हारे बड़े भाई और तुम्हारी भाभी को मैंने बातें करते हुए सुना था और तुम्हारे बड़े भाई अभी फसल काटने के लिए गए हैं, तो तुम भी जाओ और फिर इस बार की आधी फसल बेचकर मेरे लिए चांदी की पायल खरीद देना। अरे मुझे अपने बड़े भाई से क्या लेना देना हो गया है? फसल काटने के लिए तो जाने दो, मैं तो अभी नहीं काटूंगा, मैं कुछ दिन बाद काटूंगा। और रही बात तुम्हें पायल लेने की, तो हाँ, आधी फसल बेच कर ले दूंगा और अभी फसल खड़ी रहने दूंगा। अरे नहीं, ऐसा मत करो, क्योंकि मैं उन दोनों लोगों के मुंह से यह भी सुना था कि हर पंचवर्षी में कोई ना कोई प्राकृतिक आपदा आ ही जाती है, और मैं तो कहती हूँ कि आप भी फसल काट लो और घर में रख लो, ताकि अगर प्राकृतिक आपदा आ भी गई तो हमारी फसल बच जाएगी और गांव वालों की फसल खराब हो जाएगी। अरे ये तो सब बकवास है, मैं अभी नहीं काटूंगा।
अगर देखा कोई ऐसे ही खड़ी फसल को खरीदने वाला मिल गया तो मैं ऐसे ही बेच दूंगा और फिर मुझे मेहनत भी नहीं करनी होगी। गौरी बिरजू को लाख समझाने की कोशिश करती है लेकिन वह नहीं समझता। कुछ ही दिनों में रघु ने अपनी सारी फसल काटकर अपने घर में रख ली थी, लेकिन बिरजू ने अभी तक अपनी फसल नहीं काटी थी और वह सारी फसल उसके खेत में ही खड़ी थी। एक दिन कड़ाके की बारिश होने लगी है। बारिश बड़ी मूसलाधार थी। इधर दोनों पति पत्नी घबराए हुए सहमे खड़े थे। तभी बिरजू रोते स्वभाव में गौरी से कहता है, गौरी, ये तो बड़ी खतरनाक और मूसलाधार बारिश हो रही है। अगर ये बारिश ऐसे ही होती रही तो हमारी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी और मैंने जितनी भी मेहनत की है वह सब पानी में मिल जाएगी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर क्या करूं और कैसे अपनी फसल को बचाऊं। मैंने तो पहले ही तुमसे कहा था कि हमारी फसल काट कर घर में रखना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और अब देखो इतनी कड़ी बारिश हो रही है और इसको देखकर मुझे नहीं लगता है कि मेरी फसल बच भी पाएगी। इस बार तो सबसे ज्यादा घाटा होगा और न जाने कितने पैसे फसल में लगाए थे वह भी बर्बाद हो जाएंगे। हाँ गौरी, तुम शायद बिल्कुल ठीक कह रही थी। मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी, लेकिन भगवान ना करें कि मेरी फसल खराब हो जाए। मैं तो चाहता हूं कि मेरी फसल बच जाए। दोनों बड़े उदास से खड़े थे और एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। इधर रघु और उसकी पत्नी कुंती दोनों बड़े खुश थे क्योंकि उनकी फसल उनके घर आ चुकी थी और वह सिर्फ उनकी मेहनत का फल था। देखो कुंती, हमारी फसल तो अच्छी हो गई और हमारे घर भी आ गई, तो मैं अब भगवान को 2 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। लेकिन अफसोस इस बात का है कि मेरे छोटे भाई की फसल बर्बाद हो गई, लेकिन उसमें भगवान का कोई दोष नहीं है, क्योंकि मेरे भाई ने ही अपनी फसल नहीं काटी, तो उसने दूसरे की क्या बात है। हाँ जी, ये बात तो सच है कि इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है, क्योंकि तुम्हारे भाई ने ही कटाई के समय कोई मेहनत नहीं की है। अगर उन्होंने भी मेहनत कर ली होती तो आज उनकी फसल सही सलामत घर में होती। एक दिन रघु का छोटा भाई बिरजू रघु के पास आता है और रघु उससे कहता है, मेरे छोटे भाई बिरजू, मुझे बहुत अफसोस हुआ जब मुझे पता चला कि तुम्हारी फसल खराब हो गई है, और अब तुम भी ज्यादा उदास मत होना। अगली फसल की तैयारी करना, क्योंकि यह प्राकृतिक आपदाएं तो आती ही रहती हैं। कभी अपना दिल छोटा मत करना भाई। लेकिन तुमने अपनी फसल क्यों नहीं काटी थी? फसल तो तैयार हो गई थी। इस पूरे गांव में सिर्फ तुम्हारी फसल ही खराब हुई है, क्योंकि तुमने अपनी फसल नहीं काटी थी, और इस गांव के सभी किसानों ने अपनी अपनी फसल काटकर अपने घर में रख ली थी, इसलिए उन सब की फसल बच गई। अरे हाँ, ये झूठे दिलासे मत दो भाई। तुम्हें तो बहुत खुशी मिली होगी जब तुम्हें पता चला होगा कि मेरी फसल खराब हो गई है, और अब करूंगा भी क्या, बस अगली फसल की तैयारी करूंगा। नहीं मेरे छोटे भाई, तुम्हें लग रहा होगा कि मैं खुश हूं, लेकिन कम से अंदर से मैं बहुत टूट चुका हूं, क्योंकि तुम मेरे भाई हो, और अगर तुम्हारा नुकसान होगा तो वह मेरे नुकसान के बराबर होगा। अगर चोट तुम्हें लगेगी तो दर्द मुझे होगा। भाई, मैंने कभी भी तुम्हारे बारे में बुरा नहीं सोचा है और ना ही कभी सोचूंगा। बेशक अगर तुम्हारे पास पैसे ना हो बीज बोने के लिए तो मेरे पास से बीज ले लो, और बाद में जब तुम्हारी फसल तैयार हो जाए तो मुझे दे देना। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। अरे मेरे पास तो बहुत पैसे हैं, मैं फिर से भी बोल दूंगा। अच्छा ठीक है, तुम मजे करो, मैं यहां से चलता हूं। रघु को बिरजू की बातों का बुरा लगता है, लेकिन वह दिल पर हाथ रखकर खुद को समझ लेता है कि आखिर वह उसका भाई ही है। एक दिन की बात है जब दोनों भाई एक साथ खड़े थे और उनके पास एक बूढ़े बाबा खड़े थे, जो रघु और बिरजू को देखकर उनसे कहते हैं, अरे बेटा, मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूं और मेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि मैं काम कर सकूं। बेटा, मेरा एक छोटा सा खेत है, और क्या तुम में से कोई मेरे उसे खेत की खुदाई कर देगा? अगर तुम दोनों में से किसी ने मेरे खेत की खुदाई कर दी तो बेटा तुम्हारा बी भला करेगा। अरे ये बुढ़े, हम तेरी मदद क्यों करें?
और ये तो तुम लोगों का नाटक होता है कि तुम्हारा थोड़ा बहुत काम कर दें ताकि तुम्हें मजदूर भी ना करने पड़े और तुम्हारा काम भी हो जाए। मैं तुम जैसे लोगों को अच्छी तरह से जानता हूं। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। मैं सच में अपना काम नहीं कर सकता हूं क्योंकि मुझ में इतनी ताकत नहीं है। बेटा, तुम मुझ पर विश्वास करके देखो। कृपया करके तुम मेरा इतना काम कर दो, और अगर मेरी फसल तैयार नहीं हुई तो मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा। अरे तुम मरो या जियो, उससे मुझे क्या लेना देना। अच्छा बुढ़े, तू यहां से निकाल, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मुझे नहीं करनी तेरी कोई मदद। अरे छोटे, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे कम से कम उनकी उम्र का तो लिहाज कर ले। तुझे तो बिल्कुल अकल ही नहीं है। अच्छा बाबा, मैं चलता हूं और तुम्हारा खेत खोद देता हूं। और बिरजू, तुम भी मेरे साथ चलो। बेशक तुम वहीं खड़े रहना। रघु बूढ़े बाबा का खेत खोदने लगता है, लेकिन बिरजू चुपचाप वहीं खड़ा रहता है। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरे खेत की खुदाई कर दी। बेटा, मैं कभी नहीं कर पाता क्योंकि मैं बहुत कमजोर हूं। अच्छा बेटा, तुम मेरे घर चलो और कुछ देर बाद वहां से चले आना। मना मत करना। अब चलो, चुपचाप चलना। बेटा। दोनों बूढ़े बाबा के साथ उनके घर जाते हैं। वहाँ कई सारी बड़ी और छोटी बोरियों में कुछ रखा हुआ था। तभी बाबा जी समझाते हुए उनसे कहते हैं, बेटा, तुम दोनों को कुछ भी नहीं बोलना है, और यह तुम्हारे सामने बुढ़ियां रखी हैं। इनमें तुम दोनों के कर्मों का फल है, और तुम बिन बोले इन्हें उठा लो और अपने अपने घर ले जाओ। घर में खोल कर देखना, तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिल जाएगा। दोनों वैसा ही करते हैं। रघु अपने पास छोटी बोरी रख लेता है और वही बिरजू लालची स्वभाव में बड़ी बोरी अपने पास रख लेता है। रघु घर आकर अपनी बॉडी खोलना है तो उसमें उसे सोने के बहुत सारे गेहूं मिलते हैं, जिसे देखकर रघु बहुत खुश होता है। वही बिरजू अपनी बॉडी खोलना है तो उसमें सिर्फ नॉर्मल चावल ही मिलते हैं। वह समझ जाता है कि वह उसके लालच का फल था